नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लगातार पेड क्विज़ेस को कंप्लीट कर रहे हैं। उसी क्रम में आज अगला वीडियो देखेंगे। पिछले वीडियोस नीचे प्लेलिस्ट में होंगे, अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम शायद 4 शिफ्टों में होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में हो ये आपको पता नहीं है, ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है स्लाइनेक्स 2022, ठीक है। तो ये स्लाइनेक्स का बेसिकली एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, जो कि 2022 में 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी ये पूछ लिया जाए आपसे। तो ये भारत और जो है श्रीलंका के मध्य किया गया है, तो ऑप्शन सी जो है इसको चूज करेंगे। मार्च के महीने में आयोजित किया गया था। अगला है कि जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। ये थीम है पूरा, इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। तो इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का जो है किस दिन मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम 8 मार्च को। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक। तो देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप पृथ्वी का है एशिया, ठीक। उसके बाद दूसरा है अफ्रीका, जो लगभग पृथ्वी के कुल लगभग 20.5% का जो एरिया है उसको कवर करता है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया, ठीक है। तो ये भी जो है शायद मार्च के महीने में आयोजित हुआ था। इसको ध्यान दीजिएगा, काफ़ी एक्सपेक्टेड है ये। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बांग्लादेश की कैपिटल जो है ढाका में, ठीक। इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वहाँ के, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। तो ध्यान रखेंगे, 2 दिन का ये अवसर था, स्टडी इन इंडिया मीट, है ना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स जो है विकसित किए हैं, ठीक। तो देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके जो बायोडिग्रेडेबल है ना, इसको फसलों में यूज किया जाएगा उनकी प्रोटेक्शन के लिए बीमारियों से। इसको विकसित किया है IIT कानपुर ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन, है ना, एक स्कीम इसको शुरू किया गया है। तो ये जो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री है, इन्होंने शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर 2, है ना, इसका सफलतापूर्वक जो है इसको कक्षा में स्थापित किया है। तो एक मिलिट्री सैटेलाइट है, मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज की जाएगी नूर 2। इसको इसके जो ऑर्बिट में एस्टैब्लिश किया है ईरान ने, है ना, ईरानियन सैटेलाइट है। दक्षिण साझा बाजार यानी कि साउदर्न कॉमन मार्केट, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में मर्कोसर भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है हमको, ठीक है। तो साउदर्न जो इधर एशियन कंट्रीज हैं, तो इनके जो ओपन मार्केट या कॉमन मार्केट के संदर्भ में एक एस्टैब्लिश किया गया इस संस्थान को 1991 में। तो ईयर ध्यान रखिए, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड फेडरेशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय देशों के मध्य जो है फ्री ट्रेड के लिए एक इस फेडरेशन की स्थापना की गई 1960 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, इसका एक समूह है, तो इनका मुख्यालय है बेल्जियम के अंदर ब्रसेल्स में। बुल्गारिया व रोमानिया यूरोपीय संघ में किस वर्ष में शामिल हुए थे, ठीक है। तो ये जो दोनों देश हैं यहाँ शामिल हुए 2007 में। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कुल कितने देश हैं, है ना, इनकी संख्या बताइए। क्रोएशिया देश जो है वर्ष 2013 में यूरोपीय यूनियन का जो है सदस्य बना था। तो कौन से नंबर का सदस्य बना, ठीक। तो इसका नंबर था 28वां। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, तो इसकी स्थापना की गई थी जो है 1998 में, ठीक है, जून 1998। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये स्थित है यहाँ पे जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में।
यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी जो है इसकी स्थापना हुई है 1958 में। स्थापना का देश था रोम, इटली, है ना। परंतु अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की तो ये जो है बेल्जियम के अंदर ब्रसेल्स में है। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी ये बताना है, ठीक है। तो देखिए जैसे अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, तो कॉमनवेल्थ है क्या बेसिकली, ये एक तरीके से समझिए। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है इसकी स्थापना एक ये हुआ था आपका जो है बैलफोर जो है डिक्लेरेशन हुआ था 1926 का, ठीक। तो उसके द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एक समूह है, पॉलिटिकल एसोसिएशन है कह लीजिए। इसकी स्थापना हुई 1931 में, ठीक। लंदन में ये स्थित है इसका हेडक्वार्टर। बेसिकली जो देश पूर्व में जो है ब्रिटिश टेरिटरी रह चुके थे या कॉलोनी रह चुके थे, ब्रिटिशर्स का वहाँ पे कब्जा था, तो उन्हीं का एक पॉलिटिकल समूह बन गया है। अब ये लगभग 56 देश हैं इसमें वर्तमान में, है ना। तो इसी सबसे संबंधित है कॉमनवेल्थ। तो इसमें ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। राष्ट्रमंडल सम्मेलन प्रति 2 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। इस संगठन के महासचिव का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है ये बताना है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस 2 साल में होती है और जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं इनका कार्यकाल 4 सालों का होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था, ठीक है। तो एक एनजीओ है इंटरनेशनल का लेवल पे, है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। तो शांति के प्रयासों के लिए इनको जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया था वर्ष 1977 में, ठीक है, क्योंकि ये संस्थान जो है विश्व में इसी सब दिशा में कार्य करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी ये बताना है, ठीक। तो ये फाउंड किया गया था मई 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में कहाँ किया गया था, ठीक है। तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पढ़ते हैं आप, ठीक है, जो विश्व के 2 धुरी में जो बट गया था विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो जो लोग उसमें शामिल नहीं थे तो उन्होंने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है स्टार्ट किया 1961 से, जिसकी स्थापना हुई बेलग्रेड में, ठीक। पहला सम्मेलन जो हुआ यहीं पे हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। भारत की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण की जो घटना है बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना है जरा ये कमेंट करके बताइए। और इस स्थिति में जो इनकी सबसे लार्जेस्ट स्टैट्यू बनाई जा रही है वो यहाँ पे बोध गया में बनाई जा रही है। अगला है क्विट योर वे थीम के साथ नो स्मोकिंग डे 2022 किस दिन मनाया गया, ठीक है। तो थीम देख लीजिए। और जो जैसे जो बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं तो इन सबको रोकथाम करने के लिए नो स्मोकिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है मार्च के महीने में जो दूसरा बुधवार होता है, यानी सेकंड वेडनेसडे। तो 2022 में ये पड़ा था 9 मार्च को, ठीक। तो इस दिन मनाया गया है। 7 से 8 मार्च 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका नाम है द न्यू इंडिया इंक, ठीक, इसको कहाँ आयोजित किया गया है ये बताना है। तो ग्लोबल लेवल का एक तरीके से कह लीजिए समिट है जो ये प्रोग्राम हुआ, बेंगलोर में आयोजित किया गया है, ठीक। देखिए हवाला टर्म आपने कई बार सुना होगा। हवाला होता क्या है बेसिकली, ठीक। तो इसमें जो है फॉरेक्स एक्सचेंज इलीगल बिजनेस, यानी कि विदेशी मुद्रा विनिमय अवैध कारोबार। ऐसे समझिए कि जैसे इंडिया में आपने पैसा कमाया और आपके विदेश में कोई फैमिली मेंबर रहते हैं या कोई अन्य लोग रहते हैं, ठीक। तो उनको आपने टैक्स इवेड करके यहाँ पे कुछ ऐसे एजेंट्स वगैरह होते हैं कि आप इंडिया में उनको पैसा दीजिए और वो आपको जो है वहाँ जिस देश में आपके लोग हैं उनको वहाँ पे उस करेंसी में पैसा वो प्रोवाइड कर देंगे, सेम अमाउंट जितना यहाँ पे आपने दिया वो वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें आपका रोल बस इतना है, आपको इंडिया में ही वो पैसा जाके किसी को दे देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ट्रांजैक्शन में जो पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक, इसको ही बोलते हैं हवाला ट्रांजैक्शन, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा जो है इसको चूज करेंगे। एक एक्ट भी बनाया गया है इंडिया में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, PMLA। तो इसके द्वारा इन सब चीज़ों पे रोकथाम लगाने की जो है कोशिश की जाती है, इसके लिए इसको बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ग्रेशम का लॉ बेसिकली इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसमें होता है कि जो सर्कुलेशन ऑफ करेंसी है इकोनॉमी में, है ना, मुद्रा का प्रचलन, इससे संबंधित होता है ये। एग्जाम्पल के तौर पे इससे समझेंगे कि मान लीजिए सेम फेस वैल्यू की 2 ऐसी करेंसी सर्कुलेशन में है जिसका फेस वैल्यू सेम है, ठीक है। ऐसे समझिए
मान लीजिए हमने 10 रुपए का सिक्का इंडिया में बनाया, ठीक, तो एक को 10 रुपए के सिक्कों को बनाने में मान लीजिए हमने मेटल जो यूज़ किया है सिल्वर यूज़ किया है, ठीक, मान लीजिए 50 रुपए उसकी बनाने की लागत आई। दूसरा हमने 10 रुपए का सिक्का बनाया जिसको मान लीजिए हमने किसी और मेटल ब्रॉन्ज वगैरह से बना लिया जिसको बनाने में लागत 5 रुपए आई, ठीक। लेकिन अब उसको जैसे लॉ के द्वारा समर्थित है भारत में कि दोनों मनी जो है वो सर्कुलेशन में, इकोनॉमी में रहेगी, तो ग्रेशम के लॉ में ये समझाया जाता है या ये बताया जाता है कि जिस फेस वैल्यू की मनी की कीमत जो कॉस्ट ज़्यादा है ना, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगी सर्कुलेशन से, यानी कि मार्केट से गायब हो जाएगी। गायब क्यों होगी? क्योंकि इसको बनाने में 50 रुपये लगा है, बनी है ये चांदी से, ठीक, तो इसको पिघला करके या अन्य फॉर्म में यूज़ करके जो चांदी है उसको कहीं और यूज़ कर लेंगे लोग, तो ऐसे सारे सिक्के इकोनॉमी से डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि 5 रुपये का जो ये वाला सिक्का है ब्रॉन्ज वाला, ये तो चल ही रहा है ना। तो यही होता है ग्रेशम का लॉ, इसको समझ सकते हैं आप। नरसिम्हन समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी, ठीक। तो नरसिम्हन कमेटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसका गठन किसके लिए किया होगा, तो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के संबंध में किया गया था। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि 4 स्ट्रक्चर जो है, 4 लेयर का जो है बैंकिंग जो है एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट है। निजी क्षेत्र में भारत का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स होते हैं जो स्पेशली कोस्टल एरियाज में मान लीजिए एस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का जो पहला स्थापित किया गया है ये यहाँ कांडला में है। सहभागिता नोट यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट जो है ये क्या होता है या किससे संबंधित है, ठीक। तो जैसे जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट संस्थान होते हैं, ठीक है, ये इन्वेस्टर्स होते हैं, तो ये किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कोई विदेशी व्यक्ति है, ठीक, उसको पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करते हैं जो इच्छुक है भारतीय स्टॉक मार्केट जो है उसमें निवेश करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं इनके द्वारा इशू किए जाते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो यही होता है, ऑप्शन ए जो हमारा है ये करेक्ट है। लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका जो है लखनऊ में, ठीक। 1990 में सिडबी स्थापित हुआ था। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में जो है एक प्रकार के ऐसे समझिए कि जो ये आपके बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं जो कि ये सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि सरकारी सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनको बोलते हैं गिल्ट एज मार्केट। तो बेसिकली ये टर्म जो है यूके से संबंधित है, यूके में यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ना, गिल्ट एज मार्केट, जो वहाँ के जो है इनके जो किंग वगैरह होते हैं उनके बिहाफ पे जो सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, डेब्ट सिक्योरिटीज, उसको बोला जाता था गिल्ट एज, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इसको किस वर्ष में लागू किया गया? तो जितनी भी हमारी ये फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज वगैरह हैं, इन सब के संबंध में ये लॉ बनाया गया था 1999 में। नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, एक फेरा एक्ट बना था, तो इसको भारत में जो है कब पेश किया गया था ये बताना है, ठीक है। तो इसको बनाया गया था 1973 में, है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1974 से जो है ये फोर्स में आया था 1 जनवरी से। बाद में जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में 1998 में इसको रिपील कर दिया गया और इसी के सक्सेसर के रूप में जो फेमा एक्ट है, हमने अभी देखा था ऊपर के क्वेश्चन में, उसको बनाया गया था। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अभी हमने ऊपर आपको बताया था, तो ये 2002 का एक एक्ट था पार्लियामेंट का, तो ये पास हुआ था जो है प्रेसिडेंशियल एसेंट इसको मिल गया था जनवरी 2003 में, ठीक। लेकिन ये पूरी तरीके से जो इफेक्ट में आया है ये हमको बताना है, तो ये 1 जुलाई 2005 से आया है, यानी कि सी ऑप्शन को चुनेंगे। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग, इस पुस्तक के लेखक कौन है हमको ये बताना है। तो इकोनॉमिस्ट गुन्नार मेडल जो हैं ये इसके लेखक हैं, ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, जो एक भारतीय एक्सा कंपनी है, तो लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में ये कार्य करते हैं, तो इन्होंने किस अभिनेत्री को अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी कि नियुक्त किया है, ठीक। तो अलग अलग ब्रांड्स जो हैं अलग अलग लोगों को अपने ब्रांड एम्बेसडर अपने विज्ञापन के रूप में एक तरीके से जो है अपॉइंट करते हैं, तो इन्होंने बनाया था विद्या बालन को।
हाल ही में भारत के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का संचालन किस शहर में शुरू हुआ है? ठीक, तो यहाँ पे पूरी तरीके से एक कह लीजिए इंडस्ट्रियल पार्क है ना, जो है कार्य करने वाला एक तरीके से एरिया है, जिसको पूरी तरीके से इसकी ओनरशिप जो सारे कार्य करने वाले लोग हैं इसमें महिलाएं हैं 100%। तो इसको ये मतलब इनॉग्रेट किया गया है यहाँ पे हैदराबाद में। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसमें वही उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और इसमें आगे जो है डेवलपमेंट किए जा रहे हैं फर्दर। हाल ही में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीटी एग्जामिनेशन में, जैसे फर्स्ट फीमेल कोई होता है ना, किसी भी क्षेत्र में विश्व में चाहे नेशनल लेवल पे, ये सब जरूर पढ़ा करिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो कैटलिन नोवाक जो बनी है ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है यूरोप में जो देश है हंगरी यहाँ की। हाल ही में किस देश के गोल्फर, जो गोल्फ का खेल होता है उससे संबंधित प्लेयर टाइगर वुड्स, ठीक है, तो इनको औपचारिक रूप से वर्ल्ड ये गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो हॉल ऑफ फेम की कैटेगरीज होती हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, है ना, तो इसमें गोल्फ की कैटेगरी में शामिल किया गया है टाइगर वुड्स को। ये संबंधित है यूएस से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? ठीक है, तो हमारी पूर्व की जो बीजेपी की लीडर थी, भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी, इनका निधन हो गया अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले, तो उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार घोषित किया है हरियाणा में, चूंकि वो जो है मूल रूप से हरियाणा से ही बिलोंग करती थी। तो डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। शलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिए जैन धर्म में जो ऐसे महान पुरुषों को संज्ञा देने के लिए शलाका पुरुष की जो अवधारणा है ना, इसका यूज किया जाता है, तो हम बी ऑप्शन को चुनेंगे। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो ये बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो कि स्थित है हमारा कहाँ पे? पुणे में, महाराष्ट्र, पुणे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो संविधान सभा जो बनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उसके अंतर्गत कई सारी कमेटीज बनाई गई थी, तो उसमें एक कमेटी थी संचालन समिति यानी कि स्टीयरिंग कमेटी, तो इसके अध्यक्ष सरदार पटेल नहीं जो है राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, तो ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी के सब ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी ये बताना है। ठीक, तो जो रॉलेट एक्ट आया था उसके विरोध में यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा 1919 में ही इसकी स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन हम डी जो है इसको चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कुछ बीमारियां हैं और किसकी कमी से होती हैं वो लिखा है। तो देखिए जीरोप्थेल्मिया जो है आंख की बीमारी है। इसमें होता क्या है कि आंखें जो है ड्राई रहने लगती हैं, यानी कि सूखी रहने लगती हैं, जो कि फर्दर और सीवियर बीमारी हो सकती है, कॉर्निया वगैरह तक डैमेज हो जाती है उसमें। तो इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि विटामिन ए की कमी। तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा जो है सुमेलित नहीं है, बाकी के सब ठीक है, इनको पढ़ करके देख लीजिए एक बार। महामारी रोग अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? ठीक, तो देखिए ये बहुत पुराना एक्ट है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही। उस समय मुंबई के रीजन में एक प्लेग की बीमारी फैली थी जिसका नाम था ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक, तो इसको टैकल करने के लिए 1897 में जो है एपिडेमिक डिजीज एक्ट बनाया गया था, तो वही तब से जो है अभी तक फॉलो हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कुछ रोग हैं और किस तत्व की कमी से होते हैं फसलों में या फलों में वो लिखा है। तो पत्ता गोभी की जो सब्जी होती है उसमें विप टेल रोग जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली ऐसा क्या होता है कि जब वो एसिडिक सॉइल में ये फसल होती है तो उसमें अगर मॉलिब्डेनम की कमी है तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ठीक, इसके लेखक कौन है? तो एक प्रसिद्ध लेखक है रस्किन बॉन्ड, है ना, ये इनकी किताब है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? व्हाट डज त्रिरत्न इंडिकेट इन बुद्धिज्म? तो देखिए बुद्धिज्म में 3 चीज़ों से जो है मिल करके त्रिरत्न की जो कह लीजिए रचना है, जिसमें एक तो बुद्ध ही शामिल है, दूसरा होता है धम्म यानी कि जो बुद्ध की टीचिंग्स हैं, है ना, उनकी जो डॉक्ट्रिन है वो सब शामिल है, तीसरा है संघ यानी कि जो कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट संघ जो होता है ये। तो यही इन्हीं को एक मतलब कॉमन रूप से त्रिरत्न के रूप में जानते हैं।
तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है आज के वीडियो में। ठीक, सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज़ देख लें और जो भी हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे होंगे उसके आंसर्स दीजिएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।